बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए। जनाब, आपके सामने एक बहुत ज़बरदस्त आज पैनल है। फ्रॉम द राइट डॉक्टर सजाद बरकी, उनके साथ डॉक्टर उस्मान, फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल के ऊपर राइट साइड पे महलका समदानी, कम्युनिटी अलायंस फॉर पीस एंड जस्टिस, और डॉक्टर ज़ियाद जो कि एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है, लेकिन चूंकि आज डॉक्टर जलील साहब नहीं आए तो उनको हमने दो हैट्स पहनाई हैं, एक एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर और एक एज ए representative perhaps in his unofficial capacity of PAC तो उनकी तरफ से, बिकॉज हमने एक यूनिटी की बात करनी है इन अमेरिका। तो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब यूनिटी की बात जो है वो बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, पाक पैक है, फर्स्ट पाक ग्लोबल है, PTI है, कम्युनिटी अलायंस है, महलका का और भी ऑर्गेनाइजेशन है, वॉइस ऑफ पाकिस्तान है, अमेरिक पाक अलायंस है, पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनकी बात करनी है, बट उसका हम टेल एंड पे करेंगे प्रोग्राम के, बिकॉज उससे पहले दो बहुत आम मौजूआत हैं। एक है ईरान इसराइल और दूसरा है आसिम, पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान और इमरान खान। तो पहले ईरान इसराइल का, जस्ट थ्रो एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। अमेरिका का जो ये अटैक है, इसके बाद आपके नज़र में ये जंग किस तरफ रुख इख्तियार करेगी? एंड आई लीव इट टू एनीवन टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। I'll take it. Thank you. सबसे पहले तो हैदर भाई, of course देखें, probably the most serious topic of conversation right now in anywhere in the world इस वक्त यही है कि consequences क्या होंगे। ये जो जंग शुरू हुई है, started by Israel, and then yesterday हमने देखा कि another attack by the US। आगे तो होता है कि we always hear Israel and everybody kind of understands it's in collaboration with the US, but now publicly the president of the US came out and declared that they had attacked 3 bases, nuclear sites of Iran, और खासा डैमेज हुआ है, unprovoked in a way from Iran, I would say, but regardless उनका जो justification है कि जी ये act of war नहीं है, बल्कि ये तो हम सिर्फ उनकी जो nuclear proliferation है उसको रोकने के लिए हम ये attack कर रहे हैं। Now who gives that the right to the US? It's up for debate. The way I see it, देखें 2-3 बड़ी important चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो I have still not, अगर आपने किसी और ने कोई रिपोर्ट्स देखी हैं या नहीं, I still haven't seen any reports on कि किस किस्म का डैमेज उन साइट्स पे हुआ है या हुआ भी है या नहीं है, and what are the consequences of that? Was it just one of those जो आजकल काफ़ी हम कॉमनली देखते हैं अटैक्स, जो कि पहले बता दिया जाता है कि जी हम आ रहे हैं, अपना बचाव कर लें, हम आके थोड़ी मारपीट करेंगे और हम निकल जाएंगे और ऐलान करेंगे कि जी हमने ये काम कर दिया, so that and then you can come and do the same, in a way to show the rest of the world that this is going on. आज the other serious factor is that Iran has announced the closing of the Strait of Hormuz, which will have serious consequences. Everybody realizes that a global effect होगा उसके ऊपर। तो इससे बहुत सी बातें हैं कि इसको हम पाकिस्तान का एंगल भी इसमें आएगा कि हमने क्या रोल प्ले किया या नहीं किया। आर वी सिटिंग ऑन द साइड लाइन एंड जस्ट वॉचिंग? ये जो हमने मीटिंग्स की, were they worth anything? और जैसे आपने कहा, was a deception created because of that meeting? I think yes, a deception was created because of that meeting. हालांकि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट ट्रम्प को नॉमिनेट करना नोबेल पीस प्राइज के लिए करना या ना करना is meaningless. It's just an exercise in futility. Why would Pakistan be nominating, the president of the United States? The United States has enough clout to get the Nobel Peace Prize without Pakistan asking for it. So
सर बहुत सी ये बातें हैं, but the situation is of course serious. I think out of this whole thing, the most serious thing with जो escalation जो है will be the closing of the Strait of Hormuz, and that will give the license to the US and the West to go and attack Iran again. ठीक है. Just to before I go to our next panel guest, मैं ये एक छोटा सा क्लिप है इसका. मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज को बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताई. जस्ट हियर व्हाट ही सेज. अंग्रेजी में है, फिर उर्दू में तर्जुमा कर देंगे. Today is safer and more stable than it was 24 hours ago, and a bunch of these countries putting out statements condemning us privately, they all agree with us that this needed to be done. They got to do what they got to do for their own public relations purposes. But the only people in the world that are unhappy about what happened in Iran last night is the regime in Iran. Are we now? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की है. ये आपको सुन लिया था? Would you guys able to hear it? Yes. इन्होंने कहा कि जी जो मुल्क इसको कंडेम कर रहे हैं हमारा अटैक, दरअसल हमारे साथ हैं. सामने वो कुछ और कहते हैं, अंदर से हमारे साथ हैं. और इसमें डायरेक्ट जब जिसने ट्रंप ने कहा था कि आसिम मुनीर मेरे से मुतफिक है ईरान के मुतालिक, तो पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत बड़ा इशारा है और बाकी अरब ममालिक पे है. सो ये एक क्लैरिटी है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द क्वेश्चन नाउ इज, ये कहाँ एस्केलेट करके कहाँ जा रहा है? विल चाइना, यूएस, सोवियत, रशिया अंदर आ जाएंगे? पाकिस्तान का क्या इसमें रोल होगा? जी. Well, I think ये कल जो हुआ है हैदर भाई, in terms of the American involvement, जो कि उन्होंने कहा था कि अभी हम 2 हफ्ते कुछ नहीं करेंगे, और फिर जाहिर है there was an element of surprise, और सबको पता था कि वो इसी दौरानिए में ही कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो उन्होंने किया. इजराइल की इंसिस्टेंस पे आई थिंक कि शुरू से ही ये दोनों ममालिक बहुत ही क्लोजली कोऑर्डिनेटेड थे, काम कर रहे थे इस पे. एंड जैसे ही इन लोगों ने अटैक किया जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं, इस्फहान, नटान्स और फर्दो की, तो उसके फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आ गई कि नाउ वी वांट पीस, कि अब हमने जो करना था कर लिया, अब हमारे पीछे मत आओ. लेकिन अब क्या होगा और ईरान किस तरह रिटेलिएट करेगा, वो अब ईरान पे डिपेंड करता है. नोबडी एल्स हैज एनी कंट्रोल ओवर कि हाउ ईरान इज गोइंग टू रिटेलिएट. और ये नहीं कि ईरान किस तरह जो American bases around the Middle East हैं. There are about 40,000 American troops इस वक्त across the region stationed हैं. तो चाहे ईरान उनके against retaliate करे या जो हुतीज हैं वो ईरान के बिहाफ पे रिटेलिएट करें. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो ईरान ने खुद बंद कर दिया है, लेकिन रेड सी पे भी आपको पता है कि हुतीज का बहुत इन्फ्लुएंस है. उन्होंने वहाँ पे भी बहुत सी ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट किया है. सो दैट इज समथिंग दैट दे विल एब्सोल्युटली आई थिंक एक्टिवेट. उन्होंने कुछ कहा भी है इस सिलसिले में. तो आई थिंक कि अब ये चीज़ इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि अब वो अमेरिका एंड इजराइल विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है वो भी अब हम वी कैन डिस्कस दैट इन मच मोर डिटेल. गिवन आसिम मुनीर और जो ट्रंप की जो मीटिंग थी, बज़ाहिर तो लग रहा था कि वो इंडिया पाकिस्तान की जो सीज फायर की थी उसके बदले में आसिम मुनीर से मिला जा रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन उस वक्त क्योंकि इजराइल और ईरान का बहुत एक वो चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उस सिलसिले में भी वी हैव नो आइडिया कि पाकिस्तान ने क्या कुछ प्रॉमिस कर छोड़ा है अमेरिका को. वी हैव नो वे ऑफ नोइंग, देयर इज नो एविडेंस. लेकिन ये कि वैसे पर्सनली आई डोंट नो कि पाकिस्तान कितना कुछ ऑफर कर सकता है in this moment, considering कि इजराइल के साथ तो कोई लेवरेज नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा वो एक मैसेंजर बन सकते थे कि अमेरिकी प्रेसिडेंट से ईरान को कोई मैसेज पहुंचा सकते थे, गिवन कि अभी बहुत रिसेंटली आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ईरान में थे, तो दे कुड हैव कन्वेड दैट. लेकिन ये कि जो द फैक्ट कि उसके इतने फौरन बाद इस मीटिंग के वहाँ पे अटैक हुआ, तो लगता है कि पाकिस्तान का एज सच कोई रोल उसमें नहीं था. आगे क्या वो चीज़ें प्रॉमिस कर सकते हैं, एयर बेसिस वगैरह, तो वहाँ पे पहले ही बहुत हैं अराउंड ईरान. बलूचिस्तान के साथ वी हैव अ मैसिव 900 किलोमीटर बॉर्डर. वहाँ पे अगर कुछ एयर बेसिस वगैरह ये लोग प्रॉमिस कर देते हैं, उसका आई कांट रियली से. बहुत शुक्रिया. और बड़ी इंटरेस्टिंग जो आपने बात की ना कि पाकिस्तान का क्या रोल था आसिम का ट्रंप से मिलने का.
पाकिस्तान इस पूरे डिसेप्शन प्लान में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, जो कि ट्रंप ने धोखा देने की कोशिश की दुनिया को और ईरान को कि मैं हमला नहीं करूंगा। 3 चीजें उसने की जो कि पब्लिक हैं, शायद और भी कुछ हो। सबसे पहले उसने कहा कि जी मैं 2 हफ्ते तक कुछ नहीं करूंगा, और तकरीबन जिस तरह आपने कहा तकरीबन 90% लोगों का ख्याल था कि नहीं ये करेगा, ये डिसेप्शन है। लेकिन जो दूसरी बहुत बड़ी डिसेप्शन थी, हुकूमत पाकिस्तान से उसने ऐलान करवा दिया कि इसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करना। इस मौके पे इस किस्म की बात करना एक तो अजीब बहुत लगी। हुकूमत पाकिस्तान तो है ही कोई नहीं, आसिम मुनीर ने करवाया है। आसिम मुनीर को बाकायदा इसने कहा है, ये मेरे पास कंफर्म्ड खबर है, कि तुम मुझे नॉमिनेट करो नोबेल प्राइज के लिए ऑफिशियली गवर्नमेंट के थ्रू, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं। उसका मकसद ये था कि ईरान को भी ये ख्याल हो कि चूंकि पाकिस्तान ने किया है तो ट्रंप ने शायद आसिम मुनीर को ये कहा है कि देखो मैंने अटैक नहीं करना और इस वजह से तुम मुझे नॉमिनेट करो। अब हमें ये नहीं पता, सवाल है आप लोगों के लिए, एक ये नहीं पता कि आसिम मुनीर इस धोखे में ट्रंप के साथ शामिल था या ट्रंप ने आसिम को इस्तेमाल किया और हुकूमत पाकिस्तान। और तीसरी चीज है, नेतन्याहू और जेडी वांस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी एक मुबैना बातचीत को पब्लिक किया गया है कि बहुत सख्त बातचीत हुई, बहुत एक दूसरे को उन्होंने सख्ती से बात की। जेडी वैंस ने बड़ी सख्ती से नेतन्याहू को कहा, ये अमेरिका के अटैक से पहले, कि तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, कि दुनिया को ये हो कि जी हम तो इस जंग को खत्म करना चाहते। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत ही घटिया, बहुत ही जहरीला, बहुत ही शर्मिंदा होने वाला एक बाब है हमारी तारीख का। जनाब, ओवर टू उस्मान एंड ज़ियाद इसी सब्जेक्ट के ऊपर, एंड देन वी मूव टू पाकिस्तान। जी उस्मान, प्लीज गो अहेड। जी थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर भाई, आई थिंक कि अगर हम एनालाइज करें कि ये जो वर्ल्ड जिस टाइम अब बढ़ रहा है, जिस सिचुएशन की तरफ, बड़ी अनसर्टेनिटी जो है वो इस एक्शन से क्रिएट हो गई है, और जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं इट कुड बी द बिगिनिंग ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, कि जो आपने इतना बड़ा ये जो एक्शन लिया है। और जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के भी ये चीज़ खिलाफ है। कांग्रेस यहाँ पर मौजूद है जिनके पास मैंडेट होता है जब आपने कोई अटैक करना है या जो आपने कोई वॉर स्टार्ट करनी है, तो जो कांग्रेस है उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनसे कोई भी रेजोल्यूशन जो है वो इसमें पास नहीं करवाई गई। और अगर यही चीज़ें करनी है तो फिर हमें जो यूएन की जो दुकान खोली हुई है एक शो ऑफ के लिए, उसको भी बंद कर देना चाहिए। यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उससे भी कोई करारदाद जो है वो पास नहीं करवाई गई इसके लिए। पहले तो चलें दिखाने के लिए, जस्ट शो ऑफ करने के लिए कोई ना कोई यूएन से भी आप सिक्योरिटी काउंसिल से कोई रेजोल्यूशन पास करवा के तो वो अटैक कर देते थे। तो इस दफ़ा तो कोई भी वो लवाजमात जो हैं वो पूरे नहीं किए गए। और आई थिंक ये जो अटैक है ये जो यूएन के चार्टर के अगेंस्ट है, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उनके अगेंस्ट है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे पास जो मैंडेट है, जो हम लोग यहाँ पर यूएस में मौजूद हैं, वी आर द टैक्स पेयर। तो हमें ये हमारी जो है वो मॉरल और एथिकल ऑब्लिगेशन है कि हम जब भी कहीं भी इनजस्टिस है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो अगर ये कोई गलत स्टेप जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे लिया है या प्रेसिडेंट ने लिया है, तो पहली चीज़ कि हमें उसे कंडेम करना चाहिए ओपनली, ठीक है। और यही हम करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में भी कोई गलत चीज़ होगी हम उसको भी कंडेम करेंगे, और यहाँ पर भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है जो अमेरिकन जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने ये विजन तो नहीं दिया था कि हम इस तरह से जाके किसी भी कंट्री को जो कि एक जस्ट पॉसिबिलिटीज के ऊपर और assumptions के ऊपर जो है वो अटैक कर दें। पहले देख लें कि इराक के साथ जो कितना बड़ा मेस क्रिएट हुआ और अभी तक इंस्टेबिलिटी है, मिलियंस ऑफ पीपल दे डाइड और डिस्प्लेस्ड जो है वो हुए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो क्रिएट हुआ। उसके बाद फिर अफगानिस्तान में सेम सिचुएशन जो है वो रिपीट की गई, और मिडल ईस्ट सारा इट्स अ बिग मैस।
تو اور دوسری طرف پہ اگر ہم کلیم کریں کہ ہم نے جو ہے وہ نوبل پیس ایوارڈ جو ہے وہ اس کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں اور اس سے نیکسٹ ڈے جو ہے آپ ایک کنٹری کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے اٹیک کر رہے ہیں, تو اس کے جو کنسیکوینسز ہیں دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ وہاں سے ریڈیشنز جو ہیں وہ لیک کرنا شروع کر دیتی ہیں تو یہ تو پورے اس خطے کے لیے خطرناک ہوگا, پورا جو ریجن ہے وہ اس کی لپیٹ میں آئے گا اور ایونچولی جو پوری دنیا میں اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو بیلنسنگ پاورز ہیں اس ٹائم ان کو جمپ ان کرنا چاہیے. وی سی رول فرام چائنا, رشیا, کہ وہ بھی اس میں جمپ ان کریں, اور اگر کوئی بھی جو پیس ٹریٹی ہے اس کو یہاں پہ نافذ العمل جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور ایک لاسٹ چیز کہ اس میں آئی تھنک جو اٹامک انرجی کی جو بھی اس ٹائم باڈی ہے IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن, جی تو وہ بھی انگیج کر رہے تھے ایران کے ساتھ, اور آل آف اے سڈن آپ نے ان کی ریکمنڈیشنز کو بھی وہ چھوڑ دیا, حالانکہ اس میں 50% سے زیادہ جو ہیں وہ جو اس کے ممبرز ہیں وہ ویسٹرن کنٹری سے ہیں, تو یہ اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ سینٹی شوڈ پریویل, اور کوئی بھی جو دنیا میں کوئی بھی جو کنٹریز ہیں جو پیس لونگ ہیں وہ اس ایکشن کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کریں گے, اور پاکستان کو اپنا جو ہے اس میں ایک کنسٹرکٹیو رول جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. وی آر نیبرز, ہماری جیسے ملکہ نے بتایا کہ ایک 900 کلومیٹر سے زیادہ ان کے ساتھ ایک سرحد ہے, اور لوگوں کی ایک ایموشنل اور ریلیجیس اٹیچمنٹس ہیں ایران کے ساتھ, تو ہمارے لیے ہر ایک قدم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اور میئر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور وی ہوپ اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف نہیں لے کے جائیں اور چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ. پاکستان کی عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ ان کی کوئی آواز ہے. پاکستان اس وقت ایک جابر عاصم منیر کے قبضے میں ہے, تو جو عاصم منیر کہے گا وہی اس وقت پاکستان کا موقف ہوگا آفیشلی امریکہ کے خلاف. زیاد, میں ایک اسپیسیفک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رجیم چینج انہوں نے کوشش کر رہے ہیں, اگر مثال کے طور پر یہ رجیم چینج میں سکسیسفل ہو جاتے ہیں, یہ جو ریولوشنری ہیں یہ چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ وہ پہلوی نما یا اس قسم کے لوگ جو آ جاتے ہیں, تو کیا یہ جو 300-600 میزائل سائٹس ہیں ایران کے پاس, اور ان کے پاس 20-25 ہزار میسلز جو ہیں, کیا یہ اس رجیم کے ہاتھ میں آ جائیں گی, یا یہ جو IRGC ہے اور ان کے باقی لوگوں کے ہاتھ میں؟ تو what do you see happening in Iran اگر رجیم چینج ہو بھی جاتا ہے, اور ریجن میں بھی کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ, ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ان سب شیطانوں سے جو ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں اور ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر. We begin in your name, the most gracious, most merciful. حیدر بھائی مجھے 1 منٹ دیجیے گا, میں پچھلی کنورسیشن جو اس میں کر دوں, پھر اس کے بعد میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے, being a student of history and current affairs, when we don't know کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور ہم ان کا ذہن نہیں پڑھ سکتے, تو ہم پچھلے ٹریک ریکارڈ پہ کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں. تو آئی مسٹ سے کہ ٹرمپ از اے ویری ویری آنیسٹ مافیا مین. ٹرمپ کو پچھلی اپنے ٹرم میں اسے ہم کمپیئر کرتے تھے عمران خان سے, بہت سی سملیرٹیز تھیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے اور لوگوں کے لیے وہ کام کر رہے تھے. ٹرمپ کو انہوں نے بہت مجبور کیا تھا کہ جی تم جنگ شروع کرو, آخر تک اسے یہ آپشن دیتے رہے کہ اگر ایران سے تم اڈا شروع کرا دو تو دیر از این آپشن یو کین اسٹے. ہی ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ, ہی اسٹوڈ آن ہز پیس پرنسپلز. اس نے پچھلی جنگ میں کوئی نہیں, اس کے ساتھ 4 سال جو کچھ ہوا اس کے بعد ہی میڈ ڈیلز. اٹ واز این ایگزسٹینشیل تھریٹ. اس نے پیسے پکڑے ہیں, شیلڈن ایڈلسن وغیرہ جیسے جو ایکسٹریمسٹ یہودی تھے یہاں پہ, وہ تو مر گیا, اس کی بیوی سے انہوں نے پیسے پکڑے, اور لوگوں سے اس نے پیسے پکڑے. اینڈ ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ ٹرو ٹو ہز مافیا پرومسز. اس نے پیسے پکڑے اینڈ ہی از پلئنگ اے ہٹ رول. اب ناؤ وی آر ڈیلنگ ود 2, one honest mafia man which is Trump, one dishonest mafia man which is Asim Munir. So it is a very very lethal combination right now. ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 2 طرح سے جکڑے گئے ہیں. نمبر 1 ہم مسلمان ہیں, نمبر 2 ہم پاکستانی ہیں. We live in an Islamic Republic of Pakistan which is neither Islamic nor Republic. So
गुड न्यूज इज कि जैसे चूहे जकड़े जाते हैं ना एक जाल में, इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप जो स्पेशली मिलिट्री लीडरशिप जो जकड़ी गई, इधर से चाइना और रशिया और इधर से अमेरिका, दे आर स्क्वीजिंग देम। चाइना की लाइफ लाइन हमें ये समझने की बहुत शदीद जरूरत है कि ईरान से बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट्स इज चाइना। चाइना डज नॉट कम आउट और बढ़ के नहीं मारते और वो लोग आपको कोई धमकियां नहीं देते, वो दे वर्क विद अ वेरी वेरी कोल्ड एंड कैलकुलेटेड माइंड। दे कैन नॉट इन एनी सर्कमस्टेंस अफोर्ड के चाइना को सप्लाई हो रही है जो वो बंद हो जाए, और अमेरिका का प्लान यही है। मिडल ईस्ट के मुल्कों के जो उसने दौरे किए थे और उन बेगैरतों ने जो उसे तोहफे दिए थे और इसने उन्हें काम डाउन किया था, इस अटैक के लिए तैयार थे वो लोग, उसकी तैयारी हो रही थी सारी। ये जो सारी है ना, ये आसिम मुनीर से मुलाकात और लंच और ये और उसे नोबेल डिस्ट्रैक्शंस, इसका कोई मकसद ही नहीं है। ये ट्रम्प वाज रेडी टू डू दिस। ये वैंस का और जो आप बता रहे हैं ना, ये फ्रॉड है, टोटल 2 नंबर बात है। इन्होंने, ट्रम्प ने भी, नेतन्याहू को आपने देखा, ट्रम्प ने पब्लिकली उसे स्नब किया था एंड ही सेड आई डोंट लाइक दिस गाय, और वो और नन ऑफ दैट वाज ट्रू। तो गोइंग फॉरवर्ड अब पाकिस्तानी लीडरशिप जो है वो बुरी तरह फंस गई है। दे कैन नॉट कम आउट ऑफ इट, दैट इज द गुड न्यूज फॉर अस। स्टेटस को से निकल गए। मिडिल ईस्ट में भी आपने देखा कि बड़े अरसे से ये स्टेटस को चल रहा था, तो वो स्टेटस को अब टूट गया है। ठीक है, अब डैमेज की आप बात कर रहे थे। ईरान हैज स्टेटेड कि जी उन्होंने अब एनी रीजनेबल गवर्नमेंट जो एक सिस्टम में ऑपरेट कर रही है, दे वुड वेकेट ऑल दो साइट्स। वहां से मिसाइल वगैरह उन्होंने उठा लिए हैं, तो दे सेड के जो एंट्री और एग्जिट की सुरंगें थी जो उनकी, उन्हें डैमेज हुआ है, जरूर, मिसाइल को नहीं हुआ। नाउ के रिजीम चेंज होती है तो ये कहाँ जाएगा? आई डोंट थिंक रिजीम चेंज के इस वक्त चांसेस हैं, क्योंकि ईरान के अंदर जो इसराइल के बहुत बड़े नेटवर्क थे जो इंडिया और इसराइल के कोऑपरेशन से चल रहे थे, तो दैट्स वेयर आई सी कि Iran faltered. They gave too much importance to India. Indians colluded with Israelis. तो उनके जितने जासूसी के नेटवर्क पकड़े गए हैं, जिन्होंने ड्रोन जहां पे फैक्ट्रियां लगी हुई थी गैराजेस में, और अफगान जी, तो so that's where they faltered. अब I don't see कि regime change होगी। regime change का ट्रम्प ने जो पैसे पकड़े थे, जो उसने वादा किया था, वो उसने पूरा कर दिया। He is a deceptor, he is a deceiver. वो उसने अपना किया है। नाउ हमारा डिसीवर जो है वो ही इज इन अ बिग ट्रबल राइट नाउ। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ही इज आउट ऑफ ऑप्शंस। उसे आपको याद होगा जब ज़ियाउल हक ने ये सेक्टेरियन कार्ड खेला था, या सुन्नी वाला, फजल हक को जब इन लोगों ने मारा था, इन्होंने शिया उलमा को पाकिस्तान में मारा था, ईरान को इन्होंने प्रोवोक किया था उस टाइम पे। वी आर गेटिंग इनटू दैट वेरी सिचुएशन। So you will see in coming days, you will see a lot happening. I don't see any chance of regime change at this time. ठीक है, ओके, सो थैंक यू। तो बिफोर मैं पाकिस्तान पे के जाने से पहले, और आसिम मुनीर और हमारा कि अमेरिका में बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर एक यूनिफाइड स्टैंड क्या हो सकता है पाकिस्तान के मुतालिक? कोई लास्ट कमेंट्स ईरान इजराइल के ऊपर, एंड इससे पहले क्या मूव करें? ओके, चाहे रिजीम चेंज हो ना हो, हालांकि इनका आई थिंक द इजरायलीज रियली वांटेड कि रिजीम चेंज हो जाए, आयतुल्लाह जो वो थे वहां पे इन पावर, तो वो निकल जाएं, और चाहे अब जो भी रिजीम आएगी, तो देयर इज अ वेरी अमेजिंग एनालिस्ट ट्रीटा पारसी जो कि ईरान यूएस रिलेशंस पे बहुत बिल्कुल उनका एनालिसिस ये है कि अब जो भी आएगा तो वो एक तो नेशनलिस्टिक फर्वर के साथ वो जितना तेजी से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करेंगे, तो they will leave everybody else behind, because now they know that if you have a nuclear program, if you have nuclear weapons, you will not be attacked, but if you don't, तो you are very vulnerable. तो उस लिहाज से उनका है कि अब जो भी आएगा, they are going to accelerate that. अगर the Ayatollahs stay where they are, तो they will also accelerate this program. बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। और दूसरा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर ये किसी तरीके से ऐसा रिजीम चेंज ले भी आए ना, जिसको कहें अमेरिका नवाज हुकूमत आ जाए, मैं ईरान के अंदर बड़ी मैसिव सिविल वॉर देखता हूँ, इसलिए कि जो हथियार हैं और जो मिसाइल्स हैं और जो सारा ये उनका जो पूरा एसेट्स हैं, ये न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर, ये सारा रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हाथ में है। वो ये देने नहीं लगे, और उन्होंने फिर वो जो कहते हैं ना
वो जो द फाइनल शो डाउन, द फाइनल सोल्यूशन, उन्होंने फिर फायर कर देने हैं इन्होंने सऊदी अरेबिया के, यूएई, कतर, हर जगह कर देने हैं, बिकॉज वो फिर ये कहते हैं ना कि उसके बाद तो फिर दे हैव नथिंग मोर टू लूज। तो वो एक बहुत ही डेंजरस पॉसिबिलिटी है, और अमेरिका को वो कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, अगर वो उनको समझ आ जाए कि regime change is going to be even more catastrophic than what it is now. ये समझ anyway. And they इसमें learned that in Iraq. Just another जी, comment. sorry. जी, मैं regime change की आप जो बात कर रहे हैं ना, I think we also have to remember कि शायद अमेरिका के पास एक थोड़ा सा गुडविल कह रहा हूँ, एक the feeling good कि उन्होंने एक regime change पाकिस्तान में किया and they were able to control things. पाकिस्तान जैसे मुल्कों में रजीम चेंज बहुत आसान होता है कि पार्लियामेंट है, लोग बिक जाते हैं, 4 पैसे दें और कोई वोट। अरे एक आदमी बिक जाए, आसिम मुनीर, या लेकिन ईरान में देयर इज नो सच पॉसिबिलिटी। ये जो रिजीम चेंज की बातें कर रहे थे, दे वर थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग अ ग्राउंड स्वेल कि जी वहां पे जो हम ये औरतों के इशू पे और इन चीजों के ऊपर लोगों को खड़ा करेंगे और वो चेंज लेके आएंगे। तो दैट इज, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। आई डोंट थिंक Iranians, and especially I think with the month of Muharram coming up, this will also be a factor, and it will become very, very serious because the mood and the emotions change in the month of Muharram, which is just a few days away. बिल्कुल सही जी। ज़ियाद, you wanted to say? सिद्धार्थ भाई, हिस्ट्री टेल्स अस कि रिजीम चेंज ईरान में भी पॉसिबल है। डॉक्टर मुसद्दिक की इंतहाई पॉपुलर और इंतहाई काबिल हुकूमत को उन्होंने किया था। So America can do that, but now the most important factor is not America, it's China. You must remember कि China cannot compromise on the energy resources, और इसलिए and they always, उन्होंने अभी ना सिर्फ ओपनली पब्लिकली आउट आके उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने चाइनीज वेपनरी पे रिलाई किया होता रशिया के बजाय, तो थिंग्स वुड, चाइनीज अनकैरेक्टरिस्टिक है कि चाइनीज ऐसी बात करें। दे केम आउट, दे वेरी स्ट्रांगली कंडेम देम and they will play their card very, very strongly, and in coming days we will see the effect of that, inshallah. Yes. ठीक। So दोनों चीजों को आप मर्ज कर रहे हैं। आप लोग बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, पीटीआई के हेड हैं, महलका कम्युनिटी अलायंस फॉर पीस एंड जस्टिस, और इनके साथ बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उस्मान फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल बहुत काम किया है, बड़ी एडवोकेसी की है। ज़ियाद जो हैं वो उन्होंने भी बहुत एडवोकेसी की है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, पाक पैक के साथ भी मुंसलिक है। हमने डॉक्टर जलील को बुलाया था, वो नहीं आए थे। ये कोई एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है जिस पर आप सब लोग मुतहर्रिक हो के पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, फौज की जारियत को ख़त्म करना, इमरान खान की रिहाई पे इकट्ठा हो के जॉइंट आपको इवेंट्स करें, जॉइंट प्रोटेस्ट करें, जॉइंट पॉलिटिकल एडवोकेसी करें कि चूंकि पाक पैक कभी कुछ करती है तो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल नहीं जाता, फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल कुछ करती है, पाक पैक चलो सामने ना कहे लेकिन पीछे से जो है ना नहीं करते। पीटीआई कुछ करती है तो जो लोग कहते हैं जी ये पीटीआई, हम पीटीआई के साथ नहीं है। कम्युनिटी अलायंस ऑफ जस्टिस का मुझे नहीं पता, ये महलका हर जगह होती है, आप हर जगह होती है, आप हर जगह होती है माशाल्लाह, ज़ियाद भी हर जगह होते। तो ये I'm just throwing it open to you कि हम यहाँ बैठ के नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में बैठ के कोई एक यूनिफाइड अप्रोच कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हैदर भाई देखें, आई थिंक दैट्स अनफेयर कि ये सवाल इस वक्त उठाया जाए। आई थिंक द फर्स्ट स्टेप हैज ऑलरेडी बीन टेकन इन अ यूनिफाइड स्टैंस, जो हमने लास्ट वीक देखा वॉशिंगटन में। आप भी थे माशाल्लाह, वहां पे हम सभी थे, और आपने देखा कि किस तरह सारी ऑर्गेनाइजेशंस केम टुगेदर on one agenda, and the one agenda was to protest against the visit of Asim Munir and let the American the White House know कि हमारी feelings उसके मुतालिक क्या हैं। मैं taking this opportunity to thank everybody जो इसमें हमारे साथ शामिल हुई, सारी ऑर्गेनाइजेशंस, और भरपूर तरीके से शामिल हुई। ये नहीं कि किसी ने सिर्फ अपना नाम दे दिया, they were present, they spoke up, they made videos about it. So this step has mashallah already been taken. I think we are moving in that direction, और बड़ी जल्द आप देखेंगे कि we will all, हमेशा की तरह, we will all be on the same platform. अगर Usman wants to touch on it, I think we are already working on a document जो कि
सारों के मशवरे से क्रिएट किया गया है अ यूनिटी डॉक्यूमेंट दैट काइंड ऑफ क्लैरिफाइज कि हम लोग कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम सब एक पेज पे हैं और हम सब एक ही एजेंडा पे काम कर रहे हैं, वो है टू ब्रिंग रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी in Pakistan, release of prisoners, you know, have a fair and free and fair election. तो ये सब चीजें ऑलरेडी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के मंशूर में हैं and inshallah it will work out. क्यों उस्मान, that we were preparing a document, are we getting somewhere with that? जी, तो एक जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डायस्पोरा की हैं, वो मिलके एक यूनिटी रेजोल्यूशन जो है वो साइन कर रही हैं. मलका की ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनके ऊपर ऑलरेडी साइन कर दी हैं, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट आई थिंक जो यूएस में ऑर्गेनाइजेशन है मोर देन 95% यू नो दे ऑलरेडी हैव साइंड दैट यूनिटी रेजोल्यूशन. तो वो मे बी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज वो भी रिलीज हो जाएगी. असल चीज जो इसमें वो ये है कि जो यूनिटी रेजोल्यूशन है वो यही है कि हमारा जो मैनिफेस्टो है सब ऑर्गेनाइजेशंस का वो क्या है, और मैनिफेस्टो ये है कि आपने जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए, और जिस तरह से जो मैंडेट है वो जो स्टोलन मैंडेट है उसको रिस्टोर करने के लिए, और फिर फ्यूचर में फ्री फेयर इलेक्शंस के लिए आपने कैसे स्ट्रगल करनी है. और जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन सब चीज़ों को अगर आप एनालाइज करें तो जो बुराई की जो जड़ है वो क्या है कि जो अनचेक जो पावर है जो कि चीफ के ऑफिस की है, वो इन सब चीज़ों की एक जो है वो जड़ है कि वहाँ पर अनचेक जो पावर की जो कंसंट्रेशन जो है वो हो गई है. तो जब तक आप उन रिफॉर्म्स के, मिलिट्री रिफॉर्म्स के ऊपर नहीं आप बात करेंगे तो तब तक ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चलेंगी, लेकिन हमने रूट कॉज को जो है ना वो भी उसके साथ एड्रेस करना है. अभी आप देखें कि यहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका काम क्या है, मतलब हमारे पास कोई हथियार, कोई वेपन्स, कोई और चीज़ें नहीं है. जो हमारी स्ट्रेंथ है वो एडवोकेसी है. हमारी स्ट्रेंथ क्या है, एजुकेशन के. हमने जाके जो अपने डायस्पोरा को है, जो हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव जो लीडर्स हैं उनको हमने कैसे एजुकेट करना है, हमने जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर कैसे काम करना है, हमने स्टेट डिपार्टमेंट के साथ कैसे एंगेज करना है, और हमने पाकिस्तान के लिए एक जो जस्ट फॉरेन पॉलिसी है, जैसे कि हमारे लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं अब कि जो अमेरिकन लीडरशिप है या वाइट हाउस है, they do not want to associate with नॉर्थ कोरिया कि ये नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर्स को फैसिलिटेट करें या ये वेनेजुएला में या म्यांमार में. तो उसी तरह जब पाकिस्तान की बारी आती है तो देन दे हैव हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड्स. तो वहाँ पर चूंकि वी हैव कन्वीनियंस तो फिर हम बड़े आराम से डिक्टेटर्स के साथ जाके जो है बैठ जाते हैं, हम उन्हें जो है वो लंच पे इनवाइट करते हैं और फिर भी फील ऑनर्ड के जो है हम डिक्टेटर्स के साथ बैठे हुए हैं. तो हमने इसी को जो एजुकेट करना है अपने जो हमारे कांग्रेसमैन है लोकल लेवल के ऊपर. जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इसी तरह रिस्टोर होगी कि हम सिर्फ बातें करने से अगर चीज़ें हल होती हों. मसला ये है कि अब ये जो ट्विटर है और जो व्हाट्सएप है, इन सब चीज़ों में हम अपनी सारी एनर्जी इसी में एग्जॉस्ट कर देते हैं. हम वेंट आउट होते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने पूरी कर दी है, कि हमने जाके ट्विटर पे 2 चीज़ें बोल दी हैं, व्हाट्सएप में 50 लोगों को वही सेम मैसेज जो है भेज दिया है, एंड इट्स ओवर. लेकिन जो असल चीज़ है वो उसके बाद शुरू होती है कि आप प्रैक्टिकली आप किस लेवल पे इसके साथ एंगेज्ड हैं. अगर जुल्म हो रहा है तो आप खड़े होकर उस जुल्म को कह रहे हैं कि ये जो जुल्म है गलत हो रहा है. सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो जो लोग चुप करके बैठ जाते हैं वो उसकी वजह से इस कॉज को नुकसान हो रहा है. जब हम करबला की बात करते हैं, जब हम यजीदियत की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जो कूफी थे उनकी वजह से हुआ था. और हम सब लोग भी जो है हम कह तो देते हैं कि जी ये जो सारी एट्रॉसिटीज हो रही हैं, ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये मिलिट्री लीडरशिप इसके पीछे है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है जो आम लोगों का, वो खुद नहीं खड़े हो रहे. जैसे कि जो इसके बारे में जो कहा था कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्गे मफाद. बहुत जबरदस्त. जो कसूर है हमने उसको पहले आप करें कि हम उस जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे. जब तक हम जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो जालिम से ज्यादा हम लोग ज्यादा उसके रिस्पॉन्सिबल हैं. जालिम के पास तो पावर है, उसने तो जुल्म करना है, लेकिन अगर हम उसको रोकेंगे नहीं
تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو انڈورس کر رہے ہیں. تو بالکل ہماری جو لوگ ہیں یہاں پر بھی اور پاکستان سے بھی, تو ان کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ نے اس چیز کا انتظار نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے جو ہے وہ اتارنے ہیں اور وہ آپ کو حقیقی آزادی اور آپ کے حقوق لے کے دیں گے. یہ جنگ آپ نے خود لڑنی ہے. آپ نے پیسفل طور پہ آپ کے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں آپ نے وہ لینے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کے لیے یہ جو ہے جنگ لڑنی ہے. ٹھیک تو ٹھیک, اسٹاپ. بہت شکریہ. میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ امریکہ کا دے دوں. جو 3-4 بڑے پلیئرز تھے, جو ولسن تھا اس کا پی ڈی اے, پھر جیک برگمن کا اس کا خط. جیک برگمن نے بڑی زبردست دھواں دار انڈورسمنٹ کی ہے امریکہ کے اٹیک کی, ایران کی تباہی بربادی کی. پھر جناب ایک لیٹر نکلا جس میں محسن نقوی کا نام تھا. پھر اب آپ یہ ایک یونٹی ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بیکاز یہ اتنے بڑے مختلف زاویے تھے, پی ڈی اے تھا, سن رہا ہے کہ پاک پیک کے جو وہ ہیں پریزیڈنٹ, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈیڈ آن ارائیول ہے, یہ بالکل فضول ہے. پھر ایک خط محسن نقوی کے نام کا جیک برگمن سے لکھوایا گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, اور وہ محسن نقوی بیٹھا کھانے پہ امریکہ کے صدر کے ساتھ, عاصم منیر کے ساتھ. اور تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس لیے آپ لوگوں کو اکٹھا کیا تھا کہ یہ جو یونٹی ریزولوشن ہے, یہ جو مختلف زاویوں پہ چیزیں چل رہی تھیں, ان کو کیسے جوڑ کے ایک متحرک بڑا پاورفل ایڈوکیسی کا پلیٹ فارم بنے, اپنی اپنی انفرادی حیثیت قائم رکھیں. یہ تھا میرا سوال ہے, given what we have seen in the past. برکی صاحب, ریاض, ملکہ, anybody? I will let Malka address this. Sure. I mean, I would just say کہ دیکھیں جو یونٹی ڈاکیومنٹ جو تیار کیا جا رہا ہے, I think وہ سب آرگنائزیشنس کو ایک ڈاکیومنٹ پہ اس لیے لایا جا رہا ہے کہ جو ہمارے ایک لوئسٹ کامن ڈینامینیٹر ہے, کہ جہاں پہ everybody should agree, right? Human rights ہوں پاکستان میں, ڈیموکریسی ہو, رول آف لا ہو, that's it. اب آئی ہوپ کہ اس میں ملٹری اتھارٹیرینزم کو بھی نیم کیا جائے اور اس پہ every single organization signs off on that, because that is the ultimate goal پاکستان کے لیے, right? تو ایک تو وہ, لیکن میرے اپنا یہ خیال ہے حیدر بھائی کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے نا ہم سب میں, that is not a bad thing. That is not a bad thing. بالکل صحیح. کیونکہ ہر آرگنائزیشن کا ایک اپنا پرسپیکٹو ہے, ایک اپنا اینگل ہے, اور ایک اپنی وہ ہے اسٹرینتھ ہے, رائٹ؟ اب فار انسٹنس ہماری جو کمیونٹی الائنس فار پیس اینڈ جسٹس ہے, ہم لوگ ڈیموکریٹک اسٹیٹس میں بیٹھے ہیں, میساچوسٹس اور کنیکٹک میں, رائٹ؟ اور کسی لیول پہ بھی ہماری آرگنائزیشن نہ مورلی, نہ ایتھکلی, نہ پرنسپلس پہ ہم لوگ ٹرمپ کو انڈورس کر سکتے ہیں. There is, we would die 1,000 deaths before we endorsed anybody like Trump. جبکہ یہاں پہ باقی سب ہیں, I have a feeling کہ everybody endorsed Trump, right? They wanted to support him. اور عمران خان کے ساتھ ان کو کمپیئر کیا جا رہا تھا, اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ عمران خان کی اتنی پامالی کی جا رہی ہے کہ عمران خان جیسے انسان کو ٹرمپ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے. بہت افسوس. convicted felon, he is, جس نے امریکی جمہوریت کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی تھی جنوری 6 کو 2021 پہ الیکشنز کے ریزلٹس نہ مان کے. تو آپ لوگ ایسے دو لوگوں کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں, ایک جو کہ رول آف لا کے لیے. تو اس لحاظ سے ہم لوگ کبھی بھی اس امبریلا کے نیچے نہیں آ سکتے, رائٹ؟ تو ہم اچھا پھر جیسے پاک پیک ہے, ان لوگوں کا ریپبلکنس کے ساتھ بہت ٹیکا ہے, بہت زیادہ انفلوئنس ہے, وچ از گڈ, یو نیڈ دیٹ. ہمارا ڈیموکریٹس کے ساتھ زیادہ وہ ہے کیونکہ ہم لوگ زیادہ الائنڈ ہیں ان کی غزہ پالیسی پہ نہیں, لیکن ڈیموکریٹس وہ تھے جن کو ہم نے سپورٹ کیا, جنہوں نے غزہ کے حق میں بہت باتیں کی, اسرائیل کے خلاف باتیں کی. تو ہم لوگوں کا اس طرح کا ایک سٹینڈ ہے جو کہ ہم لوگ انہی لوگوں کو سپورٹ کریں گے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ادر آرگنائزیشنز ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے, مطلب پاکستان کے حوالے سے اینڈ ایوری تھنگ. تو ہم لوگ فلسطین پہ بھی کام کرتے ہیں اور پاکستان پہ بھی کام کرتے ہیں, تو ہم لوگ خاص قسم کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ناٹ ایوری بڈی. تو آئی تھنک کہ اس لحاظ سے ہم سب کا ایک ڈفرنٹ ایک پرسپیکٹو ہے, ایک ڈفرنٹ اپروچ ہے, اینڈ اس کی وجہ سے ایک پوری موومنٹ میں اسٹرینتھ آتی ہے. جو ایک بہت اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جب ہم لوگ ایک دوسرے, ہم لوگ جب کام کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کے ایفرٹس کو انڈرمائن نہ کریں.
ये मैं खुद तस्लीम करने को बिल्कुल वो हूँ, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट कि जब वो लेटर आया था जो मोहसिन नकवी को जिसने नेम किया था, आई पर्सनली थॉट कि ये जो लेटर है ये इट्स अ स्टेप बैकवर्ड्स, क्योंकि अक्टूबर में एक लेटर आ चुका था जिसमें आसिम मुनीर का नाम था, तो मैंने बिल्कुल ये कहा कि ये तो इस वक्त हमें पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट की तरफ जो हमारे एफर्ट्स हैं उससे हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ये लेटर। तो इसलिए देखिए हमें बाज़ दफ़ा ये भी होता है दूसरों की मतलब कभी भी किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी लग रही है जो कि लग रहा है कि ज़रा खबर दे रही है एस्टैब्लिशमेंट को, चाहे वो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट है कि यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट है, तो उससे हम लोग फिर हमेशा वी विल नॉट बी अलाइंड। अब जब पैक का जो वो आया था 901 जो रेजोल्यूशन थी, हम सब ने मिलके उस पे काम किया बिकॉज वी थॉट कि दिस इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव, हम सबको मिलके सपोर्ट करनी चाहिए। अगर हमें कहीं लगेगा कि कोई एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि हमारे पूरी एफर्ट्स को अंडरमाइन कर रहा है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो आई थिंक कि उस लिहाज से वी शुड हैव ए बेसिक वो एक कॉमन एक बेस होना चाहिए, बेस लाइन जिसपे एवरीबडी एग्रीज। शायद बरकी साहब की बात बिल्कुल सही है कि पिछले हफ्ते जो ये जो प्रोटेस्ट हुआ था that was amazing because even though you know PAC couldn't endorse it for whatever reason, उन्होंने फिर भी एक statement of encouragement, एक statement of support दी थी to this protest which was wonderful। और भी अच्छा होता अगर हर कोई अपनी organizations को अगर आप endorse नहीं भी कर रहे protest को formally तो अपने members को लेके आते, right, you know, just as an informal kind of a thing, तो और भी हमारे numbers बढ़ जाते। तो I think that those things are fine, थोड़े से हमारे differences हैं तो and we should acknowledge those differences and don't think कि उसकी वजह से हम लोग बहुत कमजोर हो गए हैं or anything। We should continue our efforts। ठीक गुड। बरकी साहब आई थिंक कि काफी मेलका ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी है ये सारी बात। मैं एक दो बातें इसमें फिर से थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दूं। देखें, पहली बात तो ये ट्रम्प का, जैसे मेलका इज राइट, शी इज इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट और इनकी हर लीनिंग्स आर वेरी डेमोक्रेटिक। पाक पैक ने भी एंडोर्स किया ट्रम्प को, हम लोगों ने भी उस वक्त एंडोर्स किया इन अ वे कि भाई ठीक है, लोगों को कहा कि आप ट्रम्प को, बट दैट वाज आई थिंक फॉर अस, एटलीस्ट आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर पाक पैक, फॉर अस it was because of selfish reasons, because हम पिछले 2 साल से व्हाइट वाशिंगटन में डेमोक्रेट जो लेजिस्लेटर्स हैं उनके साथ कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे थे कि वो कोई चीज़ अपना पॉलिसी में चेंज करें, वो इमरान खान के हक में कोई बयान दें, वो रिजीम चेंज को वापस लें, दोस काइंड ऑफ थिंग, बट वी वर नॉट गेटिंग एनी ट्रैक्शन। तो हमारे जहन में था, मे बी वी वर रॉन्ग, कि नई जब गवर्नमेंट आएगी तो वो एक अगर नई गवर्नमेंट आएगी तो वो पुरानी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं होगी और शायद उसमें देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें चेंज ले आएगी उस पॉलिसी में। तो दैट वाज आवर रीजन फॉर एंडोर्सिंग ट्रम्प। और दूसरी बात मैं एक और भी कह दूं क्विकली कि जैसे बड़ी अच्छी बात है, देखें ये हमारे अपना या ये बात हो रही है तो वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस जो हमारा था विद पाक पैक वाज कि वी वर ऑलवेज वांटिंग कि आप मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट है और आसिम मुनीर का आप नाम लेके और आप ये चीजें किया करें ताकि उनको टारगेट किया जा सके। तो आई वाज वेरी वेरी ग्लैड टू सी कि जब हमने ये प्रोटेस्ट की तो दे केम आउट विद आसिम मुनीर्स नेम। इनकी प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट किया, इनके और जो मेंबर्स हैं जो डॉक्टर, उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया। जी, और उसमें उन्होंने दे डिड मेंशन आसिम मुनीर एंड ऑल दैट एंड वी वर वेरी वेरी हैप्पी टू सी दैट एंड वी थैंक देम they have taken that step to come out and publicly say that the real culprit is Asim Munir। ठीक, ज्यादा एक स्पेसिफिक सवाल आपसे है कि एक क्या पॉसिबिलिटी है, आई नो मेलका ने उसमें बड़ी डिटेल, क्या पॉसिबिलिटी है कि एक अम्ब्रेला अप्रोच हो जिसपे ये सिंगल पॉइंट एजेंडा है जो कि ये 3-4 चीजों को सबसूम करता है, फौजी आमरियत का खात्मा, जमहूरियत की बहाली, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का खात्मा और जिन जिन लोगों ने आइन और कानून तोड़ा है उनकी अकाउंटेबिलिटी और उनका एहतसाब। बिकॉज सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस पर काम कर रही हैं, इस सिंगल पॉइंट एजेंडा पे एक कॉमन नैरेटिव चल के बात आगे बढ़ सकती है। बात यह है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता।
हर जायज ख्वाहिश मुमकिन होती है, ये चेयरमैन माओ ने बहुत क्लियरली कहा था। तो अगर ये जायज ख्वाहिश है तो ये मुमकिन है, उसमें अब पॉसिबल है क्या, ये प्रोबेबल भी है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि वी नीड टू राइज अबव आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स। जब तक उससे हम आइडियोलॉजिकल बेसिस पे नहीं चले जाएंगे, जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है हमारा, उस पे एग्री करके, वो कहते हैं ए कॉन्ट्रैक्ट इज एज गुड एज अ पर्सन इज। जितने मर्जी आप पेपर साइन कर लें, जो मर्जी कर लें, जब तक आप उस पे एग्री करके उस सिंगल पॉइंट एजेंडा पे अपनी ईगोज को पीछे रख के, पर्सनैलिटीज को और आइडेंटिटीज को पीछे रख के उस मकसद के लिए नहीं इकट्ठे होंगे, उस वक्त तक इट विल नॉट बी वेरी प्रोबेबल, इट्स स्टिल पॉसिबल। तो हम लोगों को सबको ये मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है, हम सबको ये अपने अंदर झांकने की जरूरत है। मैं उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अभी हम ये बहुत बात करते हैं कि जी हमें यहाँ की लोकल, हमें यूथ को, लीडरशिप को सामने आना चाहिए, लोकल पॉलिटिक्स में करना चाहिए। तो वर्जीनिया में हम रहते हैं, वर्जीनिया में जुनैद खान इज ए कैंडिडेट इन कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट 27। How many of us are supporting him as organization, as an individual? इस तरह के और बेशुमार लोग हैं। करनी था पहले, ममदानी है न्यूयॉर्क में, और बहुत से लोग हैं। उन्हें are we going out to support them because of our purpose, not because of our identity or personality? अगर हम कर रहे हैं, very good, we will be able to move this agenda forward. अगर हम नहीं कर रहे हैं तो should we do it? It's an introspection वो हमें करनी है। So I am very much for it. It's very much possible. We can make it work. अगर हम आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स से ऊपर चले जाएं। ठीक, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अगर if there any last comments, तो whether on Iran, Israel, Pakistan, Asim, diaspora, तो then we wrap up. जी हैदर भाई, आई विल ऐड वन थिंग। अभी ट्यूसडे को कांग्रेस में टॉम एंड लैंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक हियरिंग जो है वो हो रही है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर, जो कि एक बड़ा प्रेसिंग इशू है राइट नाउ पाकिस्तान के लिए। और ये दिस इज वन ऑफ द इशू जो जिसके ऊपर लेजिस्लेटर्स के साथ बातचीत चल रही है। एफबीआई उसके ऊपर काफ़ी डिलीजेंटली इसके ऊपर काम कर रही है। तो उसमें यह है कि जो भी आपके कांग्रेसमैन हैं, आप उनको भी जो है वो लिखें, उनको बताएं कि जो जो कंसर्न्स हैं, अगर आपकी फैमिलीज को वहाँ पर हरासमेंट, इंटिमिडेशन जो है वो हो रही है इस वजह से कि आप जो अमेरिका में आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और जो आपकी सिविल लिबर्टीज हैं अमेरिका में, अगर उनके ऊपर इन्फ्रिंचमेंट हो रही है तो दैट्स अ फेडरल क्राइम। तो उसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है वो लोग इसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट करें। FBI की एक स्पेशल हॉटलाइन है जिसके ऊपर वो इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, और टॉम एंड लैंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो इसके ऊपर पूरी अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर रहा है। और ये रजीम के लिए भी ये मैसेज जो है होना चाहिए कि अब जो दुनिया ये स्टोन एज से निकल के आगे चली गई है, तो अगर आप लोग जिस किस्म की आपकी पॉलिसीज हैं, जिस तरह से आप माफियाज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर अमेरिका में एक डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर जैसे हम प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी क्रिटिसाइज करते हैं, व्हाइट हाउस की जो गेट है उसके आगे खड़े होके जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो है वो करेंगे, आप पाकिस्तान में फैशिज्म करेंगे, तो यहाँ से उसके ऊपर रिएक्शन आएगा। और आपको उसमें ये हिम्मत होनी चाहिए उस क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने की। जब आप उनकी फैमिलीज को हरास करते हैं या आप उनके ऊपर केसेस और FIRs करते हैं, तो फिर उसका और ज्यादा रिएक्शन जो है वो आता है। तो इसलिए उन लोगों के लिए सब लोग इसको अटेंड करें और सोशल मीडिया के ऊपर इसको करें, ताकि ये जो TNR है, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है, इसको रोका जा सके और लोगों को जो यहाँ पर जमहूरी आज़ादी है और जो उनका हक के जो इजहार है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। उसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि उसमें मालका जैसी सेलिब्रिटीज के अलावा पाकिस्तानी वेरी हार्ड वर्किंग, यू मे नॉट एग्री विद हिम, investigative journalist Ahmad Noorani, who is a victim of transnational repression, he will be वहाँ पे witness के तौर पे वो होंगे वहाँ पे। So I would encourage all the people, all who care about repression, who care about human rights, who care about values and democracy, must represent, must write to their Congress people, and then go there as many as you can go.
इंशाल्लाह ज़्यादा ही हम लोग वहाँ पे इंशाल्लाह पहुँचेंगे भी, और वहाँ पे हम लोगों ने अपने कैप्चे की तरफ से भी एक हमने सबमिशन भी प्रिपेयर की है और उनको सबमिट कर दी है अबाउट ट्रांसनेशनल रिप्रेशन इन जनरल इन पाकिस्तान। बस मैं एक आखिरी बात कहूँगी हैदर भाई, अगर आपकी इजाज़त हो, तो वो ये कि अभी जो उस्मान ने भी बात की, ज़ियाद भाई ने भी बात की कि रीच आउट टू योर कांग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स। देखें, इस वक्त बहुत से लोग डायस्पोरा में बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस आसिम मुनीर और ट्रम्प की मीटिंग पे, राइट? बट प्लीज अंडरस्टैंड कि ट्रम्प इज द एग्जीक्यूटिव। आप लोगों का जो इन्फ्लुएंस है एज ऑर्डिनरी पाकिस्तानी अमेरिकन, वो अपने कांग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ है, अपने सेनेटर्स के साथ है। आप उनके साथ जो अपना राब्ता है, उनके साथ जो आप लोग अपनी पॉलिसीज शेप करवाना चाहते हैं, वो आप लोग बिल्कुल भी उसमें कोई वो कमी बेशी ना करें, बिकॉज इस वक्त वी नीड दैट काइंड ऑफ एंगेजमेंट मोर देन एवर, स्पेशली जब पाकिस्तान एक सिक्योरिटी पार्टनर बनने जा रहा है अमेरिका के। तो वी नीड वो कांग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि हमारे चैंपियंस बन सकें पाकिस्तान के हवाले से, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर डाल सकें। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, दिस इज अ कॉल टू एक्शन। ये जो मीटिंग हुई है उससे हमें और भी जोश और बलबला आना चाहिए कि वी नीड टू कंटिन्यू टू डू आवर वर्क एंड नॉट थिंक कि ओ ये तो किसी काम का ही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी वर्की साहब। तो इसमें हैदर भाई, मैं जस्ट टू ब्रिंग एवरीबडी अप टू डेट ऑन दिस, देखें लास्ट वीक जो हमारी प्रोटेस्ट थी और असेंबली का विजिट जो चल रहा है, आई हैव रिसीव्ड मल्टीपल, मैं एक नहीं मल्टीपल कॉल्स फ्रॉम पीपल जो कि वहां पे उस प्रोटेस्ट में गए थे या जा रहे थे, जिनकी फैमिलीज को पाकिस्तान में पिकअप किया गया, उनके घर वालों को उठाया गया, उनको बिठाया गया जाके थाने में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और उनको हैरेस किया गया और उनसे डॉक्यूमेंट साइन कराए गए कि आप अपने जो वहां पे अमेरिका में जो फैमिली है उनको कह दें कि अगर वो प्रोटेस्ट में गए या अगर वो आसिम मुनीर के मुतालिक उन्होंने ट्वीट्स बंद ना की, तो हम आप लोगों को यहाँ पे कैद में रखेंगे। दिस इज द काइंड ऑफ रिप्रेशन जो कि इस वक्त चल रहा है। ये मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, और ये हम जाके वहां पे बात करेंगे उन लोगों ने जो ये TNR पे जो सारा ये वो कर रहे हैं, जो कमीशन और हियरिंग हो रही है, तो उस्मान भी वहां होंगे, आई एम श्योर ज़ियाद साहब भी होंगे। वी कैन ऑल गो एंड टॉक टू द पीपल जो वहाँ पे जो कांग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अबाउट दिस वेरी इशू कि अभी जो प्रोटेस्ट हुई है। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग चीज है पूरी डिस्कशन से और ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन एट द एंड, वो ये है कि जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है पूरी दुनिया की तब्दील हो गई, अमेरिका की तब्दील हो गई, ट्रम्प का जो व्यू था वो तब्दील हो गया लोगों का उसके मुतालिक, ये मागा जो या मैगा जो भी आप कहें ये तब्दील हो गया, इजराइल के मुतालिक लोगों की राय तब्दील हो गई, मिडल ईस्ट के अंदर एक तूफान आया हुआ है, पाकिस्तान फौज आज से मुनीर कॉर्नर हो चुकी है, लोगों को समझ नहीं आ रही। मैं ज़ियाद से बिल्कुल अग्री करता हूँ, बहुत बहुत महदूद उसने आपको बातें। तो लोग प्लीज आप ये ना समझें कि आपकी जो छोटी सी भी कोई काविश है वो जाया जाती है, बिल्कुल नहीं जाया जाती। चाहे आप जाके कहीं बैठे, चाहे आप ट्वीट करें, चाहे व्हाट्सएप में करें, मुझे पता है उस्मान कहते हैं इससे ज्यादा करना चाहिए, लेकिन जो आप कर सकते हैं करें। ये जंग है, बड़ी लंबी जंग है, ये जिहाद है, कूफी ना बने, आपको इमाम हुसैन के साथ चलना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हान तआला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मुस्लिम उम्मा को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ईरान के मुजाहिद और जिहादियों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जो इस दुनिया में कत्ल व गारत और तहलका मचाते, अल्लाह सुब्हान तआला उनको गारत करे। पाकिस्तान में जो कैद हैं, मुसीबतों में हैं और जो जिहाद में हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और जो शहीद हो गए मुस्लिम उम्मा के हिफाजत करते हुए ईरान में, पाकिस्तान में, फ़लस्तीन में, जहाँ भी, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा जिंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।